आप बता दो ये वाली चीज़ आप बताओ सर। फिर मैं डालू ठीक है ठीक है हाँ जी सर, आज हम सब डॉक्टरों ने मिलकर सबने सोचा कि अपने मीडिया के अंदर जो पिछले 5-7 दिनों से जो बातें चल रही है इनका भी अपने जवाब दें, ताकि जो जनता है जो अपने से इलाज लेती है जिसको किसी पे पेट हो उसके प्रति गलत धारणा तो नहीं पड़े कि डॉक्टर ये इसके लिए हमने सब ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, तो ताकि सभी जनता को ये पता लगे कि डॉक्टरों के द्वारा जो दिक्कतें होती है पेशेंट के साथ वो किस वजह से होती है, वो सब मतलब जानबूझ के नहीं होती, वो नॉन कॉम्प्लिकेशन, नॉन मतलब पहले से जानी कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से होती है। आज इंडिया के अंदर 1 लाख के अंदर 100 माताएं एक्सपायर होती है जापे के अंदर। यदि 1 लाख में 100 होती है तो मीन्स अपना मतलब है कि 1000 के अंदर एक माता कहीं ना कहीं एक्सपायर हो रही है जापे के दौरान। यदि वो कहीं नंबर आएगा, और राजस्थान में इसका थोड़ा सा आंकड़ा ज़्यादा है, 116-17 के आसपास है। तो हमारा यहाँ इकट्ठे होने का मतलब यही है कि हम किसी मरीज का भला करते हैं, मरीज को जानबूझ के या कोई नेग्लिजेंसी जानबूझ के हम नहीं करते हैं। तो अभी जो इन दिनों जो सोशल मीडिया पे माहौल चल रहा है, तो हम इसीलिए इकट्ठे हुए हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि हम पत्रकार बंधुओं से आग्रह करते हैं कि हम हमारी बात रखने के लिए, क्योंकि हमारा कोई स्पेशल प्लेटफॉर्म नहीं है, तो हम सभी पत्रकारों को इकट्ठा करके हमारी बात रखने के लिए यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं। हम बताना चाहते हैं जो ये हुआ है, जो ये अनहोनी हुई है, ये किसी के साथ हो सकती है। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जवाहरलाल नेहरू की पहली पत्नी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की माता क्या मोतीलाल नेहरू की पहली वाइफ जापे के दौरान मरी है, और अभी पत्नी और राजपाल यादव की पत्नी ये भी जापे के दौरान मरी हुई है। ये तो एक फैक्ट डाटा है, ये हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि मतलब 1 लाख के अंदर पहले वो घर पे ठीक हो गया, उसकी मौत नहीं हुई, एक आया तो हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाया। तो हर आदमी का शरीर हर बीमारी के प्रति अलग तरह से रिएक्ट करता है, इसमें डॉक्टर भी दोषी नहीं होता है। डॉक्टर अपने ज्ञान के हिसाब से, डॉक्टर कोई भगवान नहीं होता, डॉक्टर पढ़ के एक अपना ज्ञान अर्जित करता है, उस ज्ञान के हिसाब से अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। इसलिए मैं तो यही कहना चाहता हूँ अपनी भादरा की जनता को कि किसी भी डॉक्टर यदि किसी के साथ अनहोनी होती है तो इस पर सीधा डॉक्टर पे आरोप नहीं लगा के पहले उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। हाँ, गलती होती है इंसान से, कोई 1% की गलती हो गई होगी, पर कोई जानबूझ के किसी की गलती नहीं करना चाहता। सर ये जीवन ज्योति हॉस्पिटल में तो चर्चा चल रही है और मकसद भी यही है कि आज प्रेस बुलाने का मकसद है, नहीं तो वर्षों से यहाँ हॉस्पिटल चल रहे हैं, कोई छोटी मोटी बातें होती रहती है, तो ये क्या मुद्दा है? जीवन ज्योति हॉस्पिटल के अंदर 18 तारीख को एक लेडीज़ आई थी डिलीवरी के लिए, उसका सीजरियन किया गया था 18 तारीख को लगभग दोपहर के आसपास। उसके बाद में इस सब कुछ ठीक हो गया था, 9 महीने पेशेंट ने यहीं पे इलाज लिया था हॉस्पिटल में। उसके बाद में अगले दिन लगभग 24 आवर के आसपास 20 से 24 घंटे के बीच में उसके कुछ दिक्कतें सी बननी शुरू हुई। उसको अच्छे से देखा गया, उसका कारण ढूंढने की कोशिश की गई, इन्वेस्टिगेशन करवाई, जिसमें पेशेंट DIC के अंदर चला जाता है। मेडिकल कॉम्प्लिकेशन होता है, ये कोई नेग्लिजेंसी नहीं होती है ये। तो उसके अंदर जो ही वो ऐसे डायग्नोसिस हुआ कि ये तो हेल्प सिंड्रोम की तरफ जा रहा है और DIC के अंदर है, पेशेंट जा रहा है, तो उसको तुरंत ही हमने भादरा से और इसाद के लिए शिफ्ट कर दिया। पेशेंट बहुत अच्छे थे, उसके परिजन भी बहुत अच्छे थे, उनकी तरफ से हमारे को कोई भी शिकायत नहीं है, अच्छे परिजन थे, कोऑपरेट किया उन्होंने, हर बात का हमारा माना उन्होंने और वो लेके चले गए। फिर अगले दिन हमारे को पता चला कि पेशेंट नहीं रही। बड़ी दुख की बात है, हम भी उनकी संवेदनाओं में हम साथ हैं, पेशेंट की समय जो भी है दुख की घड़ी है, हम हृदय से उनके साथ में, मरीज़ के साथ में। लेकिन जो उसके बाद में सोशल मीडिया के ऊपर और अलग अलग प्रकार की भ्रांतियाँ सी बताई गई, इससे डॉक्टर और मरीज़ के बीच में जो एक विश्वास की डोर होती है, वो यदि इसी प्रकार से आगे बढ़ती गई तो वो विश्वास की डोर टूट जाएगी कहीं कहीं। डॉक्टर इलाज देने से डरने लग जाएगा, मरीज़ लेने से डर जाएगा। उसका नतीजा ये होगा कि थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बीमारियों के ऊपर रेफरेंसेस बढ़ जाएंगे, मरीज़ को हिसार या सिरसा या अन्य जगह भेजना पड़ेगा, अननेसेसरी मरीज़ परेशान होएगा, उसको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। इसलिए मीडिया से आपके माध्यम से भादरा की जनता को हम बताना चाहते हैं, डॉक्टर जो है आपके कभी भी सुख में काम नहीं आता, डॉक्टर हमेशा आपको दुख में, पीड़ा में, दर्द में काम आता है।
डॉक्टर आपका दोस्त होता है दुख, पीड़ा और दर्द के अंदर। आप डॉक्टर को अपनी हर बात को बता सकते हो, अच्छे से डॉक्टर को ही बता सकते हो। डॉक्टर आपका दोस्त होता है, डॉक्टर कोई भगवान नहीं होता। आप ही लोगों के बीच में से निकल के पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाता है, इसलिए आप उसको दोस्त की तरह ट्रीट करो। और ये जो विश्वास की डोर बनी हुई है परिजन डॉक्टर और मरीज़ के बीच में, जो विश्वास की डोर है वो कभी टूटे नहीं, ताकि दोनों को फ़ायदा हो, डॉक्टर को भी, ताकि इलाज वो कॉन्फिडेंस के साथ में कर सके और मरीज़ जो है वो अच्छे से डॉक्टर के साथ में इलाज ले सके। ऐसी घटना हुई थी, इसलिए मैं आपके माध्यम से ये निर्णय भादरा की जनता के ऊपर ही छोड़ना चाहता हूँ कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। हमने मैडम ने यहाँ पे लगभग 15,000 के आसपास डिलीवरियाँ कंडक्ट करवाई है। कोई नए डॉक्टर नहीं है, वेल टू नोन डॉक्टर हैं, 15 साल का एक्सपीरियंस है। 15,000 डिलीवरी करवाना कोई मामूली बात नहीं होती है। ये जो चीज़ें हुई थी, घटना हुई थी, वो एक मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है जो हर डिजीज़ के साथ में जुड़ा हुआ है। इवन मलेरिया बुखार भी है, डेंगू बुखार भी है, सिंपल बुखार भी, वायरल बुखार होती है, उसमें भी कॉम्प्लिकेशन जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से आफ्टर डिलीवरी के अंदर 48 आवर के अंदर हेल्प सिंड्रोम में पेशेंट जा सकता है। ये आप गूगल कर सकते हो, ये हमारी बुक में लिखा हुआ है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इंटरनेशनल ऑथर जो रिसर्च होने के बाद में जो चीज़ें आती है सामने वो बताई गई है कि हेल्प सिंड्रोम में DIC में चला जाता है पेशेंट, बहुत जल्दी उसमें डिटेरियोरेट होकर एक्सपायर हो सकता है। तो ये उनके साथ में हुई। परिजन बहुत अच्छे थे हमारे को, उनके से कोई गिला शिकवा नहीं है। उनके घर का आज जो पेशेंट गया है, उनका परिचित गया है मान लो, तो उनका दुख दर्द जायज़ है। लेकिन इस बात को लेके पूरे समाज के अंदर, पूरे भादरा की जनता में एक गलत मैसेज नहीं देना चाहते कि ये विश्वास की डोर कभी टूटे नहीं। इसलिए हम यहाँ पे अपना पक्ष रखने के लिए आए हैं कि हमारा पक्ष ये है कि ये एक मेडिकल कॉम्प्लिकेशन था, न कि कोई सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन या नेग्लिजेंसी। हर डिजीज़ के साथ में कॉम्प्लिकेशन जुड़ा हुआ था, ये कॉम्प्लिकेशन था सिर्फ, न कि नेग्लिजेंसी की थी किसी भी। मरीज को आपने रेफर कर दिया, हाँ, तो उसकी डेथ रेफर करने के बाद में कब हुई? लगभग हमने दोपहर को रेफर कर दिया था और शायद नाइट में जाके उसकी डेथ हो गई। पेशेंट को परेशान नहीं थी, फिर किसको परेशानी हुई? हाँ, क्या पेशेंट को कोई परेशानी आप कह रहे हो, तो फिर किसको परेशानी? ये नौबत क्यों आई? ये नौबत किस लिए आई है? ये नौबत पेशेंट को तो परेशानी हुई है, पेशेंट के घर में से गया है, उसको नेचुरल सी बात है, परेशानी हुई है। और एक चीज़ में आपको और दुख होता है तो ट्रीटिंग डॉक्टर डॉक्टर को होता है, वो अंदर से टूट जाता है ट्रीटिंग डॉक्टर, लेकिन उसकी पीड़ा कोई भी समझ नहीं पाता है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर की पीड़ा को रखा नहीं जाता है। क्या आप मानते हो कि उनके परिजन को दुख हुआ है? बिल्कुल उनको दुख हुआ है। उसके बाद में जो ट्रीटिंग डॉक्टर होता है उसको सबसे ज़्यादा दुख होता है, जो कि कभी भी सामने नहीं आता, कभी भी कोई भी प्लेटफॉर्म उसको सामने लाने की कोशिश नहीं करता है। इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर, क्योंकि 9 महीने से उसने ट्रीटमेंट लिया है, 9 महीने से वो पेशेंट डॉक्टर के साथ में जुड़ी हुई है, तो उसका एक परिवार का सदस्य जैसे हो जाता है पेशेंट। वो कैसे उसको उसके साथ में इस प्रकार से कर सकती है? डॉक्टर सो नहीं सकता, डॉक्टर खाना नहीं खा सकता है यदि उसके पेशेंट के साथ में इस प्रकार की अनफॉर्चुनेट घटना हो जाती है। तो कभी भी डॉक्टर नहीं कर सकता ये ऐसी घटनाएं, कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता। ये घटनाएं एक मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है। बहुत सी डिजीज़ आज भी 21वीं सदी के अंदर भारत जा रहा है, बहुत सी डिजीज़ का आज भी कारण का पता नहीं चला है कि ये क्यों होती है। हेल्प सिंड्रोम में भी आप गूगल पे जाओ, बुक में जाओ, उसमें ये लिखा इसका कारण अननोन है। अभी भी ये बताता है कि अननोन रीज़न है जिसकी वजह से कोई साइटोकाइनिन रिलीज हो गए, ये हो गए, वो हो गए, बहुत से कारण होते हैं। इसलिए अभी भी मेडिकल साइंस जो होती है वो साइंस ज़रूर है, मैथमेटिक नहीं होती है। इसमें 2 + 2 4 नहीं होते हैं। मैथमेटिक में 2 + 2 4 होते हैं, लेकिन साइंस में कभी, मेडिकल साइंस में कभी भी नहीं होता है। 2 + 2 3.5 भी हो जाता है, 3 भी हो जाता है और 4 भी हो जाता है। इसलिए ये एक मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की तरह भादरा की जनता इसको लेवे, ये किसी के साथ में भी हो सकता है। और इसी के हिसाब से हम आप आज पूरी डॉक्टर कम्युनिटी इसको आप लोगों को आपकी भाषा में, ताकि जनता इसको अच्छे से समझ सके और एक बीच के रिश्ते जो होते हैं वो बरकरार रह सके, इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए। आपने बताया था क्या मरीज को कि इसको इस प्रकार की दिक्कत? हाँ, बिल्कुल बताया था। पेशेंट को ये बताया था प्लेटलेट कम हो गई है, यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो गया है पेशेंट का। उनको पेशेंट को ये समझ में नहीं आ सकता। हाँ, उनकी किट के ऊपर DIC लिख के दिया था, बाकायदा उसकी जो डिजीज़ थी जो हमने डायग्नोसिस की थी वो पेशेंट के ऊपर जो रेफरिंग स्लिप होती है उसके ऊपर लिख के दी। दिक्कत होने के बाद कितनी देर बाद रेफर किया था? लगभग क्योंकि देखो ऐसे है ना कि ये एक जो डिजीज़ है वो एक रेयर डिजीज़ है। एक होती है कॉमन डिजीज़ की ब्लीडिंग हो गई है जी, अपन को सीधा दिख रहा है। डिजीज़ जो भी कॉम्प्लिकेशन सामने आया उसको डायग्नोसिस बनाने में जो भी समय लगा थोड़ा बहुत, क्योंकि ऐसे है कि देखो हमारे को भी ये बहुत
15 साल की प्रैक्टिस में पहला पेशेंट आया है जो कि हेल्प सिंड्रोम करके आया था। कितनी देर बाद लगभग घंटा 2 घंटा हो गया होगा, क्योंकि डायग्नोसिस बनने में टाइम लगा। जो ही डायग्नोसिस बना तुरंत रेफर कर दिया था। सर परिवादियों का कहना है कि आपने लगभग 4.5 घंटे बाद उनको रेफर किया और बताया भी नहीं गया कि इनको इस प्रकार की दिक्कत। नहीं, बिल्कुल बताया गया था उनको, बाकायदा प्लेटलेट के बारे में बताया, यूरिन आउटपुट के बारे में बताया, और उससे भी बड़ी चीज़ उनको जो बाकायदा रिटन डॉक्यूमेंट दिया गया उसमें उसका मेंशन किया गया। तो सर 3 दिन से ये सोशल मीडिया पे बात चल रही है, उसके बाद भादरा में लगभग 50 के तकरीबन डॉक्टर है, जाखड़ बोस है और सिजेरियन भी 5-6 के लगभग है। 3 दिनों में सर एक भी डॉक्टर की शिकायत ना कर आपकी 200 शिकायतें सोशल मीडिया पर। देखो, जो चीज़ें सामने आ जाती है, जो सोशल मीडिया पे आई है, तो इसका सर क्या कारण है? मतलब देखो, जो चीज़ गलत है या फिर जो चीज़ें सामने आ जाती है अटैक उसी के ऊपर किया जाता है। अच्छा, क्योंकि ये बिल्कुल सामने आ गई ये चीज़, तो जो भी 5 साल 7 साल पुरानी भी देखो घटनाएं, कभी भी 100% रिजल्ट कोई भी नहीं दे सकता, कोई भी डॉक्टर नहीं दे सकता, कोई भी फैकल्टी नहीं दे सकती है। 100% रिजल्ट नहीं मिल सकता। आज मेरे पास में यदि 100 पेशेंट आते हैं, 100 के 100 मरीज़ ठीक हो, ये मैं नहीं कह सकता, और होते भी नहीं है, ये कोई हॉस्पिटल वाला नहीं कर किसी के लिए भी नहीं हो सकता। इसलिए कहीं न कहीं किसी का कहीं न कहीं कोई पीड़ा रही हो सकता है, जायज़ पीड़ा भी हो और नाजायज़ भी हो, लेकिन वो फिर जब आपको अपनी प्रेजेंटेशन करने का मौका मिल जाता है तो रख देते हैं। सर, धरती पर भगवान का रूप डॉक्टर को माना गया है, और डॉक्टर की भी कोई टाइम लिमिट होती है क्या पेशेंट को ऐसे देखने के लिए? है, डॉक्टर को भगवान का रूप दिया गया, वो गलत दिया गया। डॉक्टर आप ही लोगों के बीच में से पढ़ लिख के और आ जाते हैं, टाइम आप ही लिमिट के होती है लोगों क्या? के समय आप ही लोगों के बीच में से निकलते हैं, आप ही लोगों के भाई बंद होते हैं, किसी के क्या रिश्तेदार होते हैं, अलग से कोई नहीं होता है। और रही बात यह कि टाइम लिमिट की, हर इंसान की एक फिजिकल जो होती है एबिलिटी, वो एक लिमिटेड होती है। फिजिकल जो एबिलिटी होती है उससे ज़्यादा वो वर्क नहीं कर सकता, और डॉक्टरी जैसा धंधा यदि फिजिकल एबिलिटी से ज़्यादा करेगा तो उसमें एरर की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए वो इस प्रकार का काम जो होता है, अपनी फिजिकल जो शरीर उसका साथ दे सकता है उतनी देर तक काम कर सकता है, ज़्यादा करेगा तो गलत डायग्नोसिस बनने से गलत कॉम्प्लिकेशन सामने आ जाते हैं। इमरजेंसी तो कभी भी आ सकती है। इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, आपकी बात बिल्कुल है, लेकिन 24 घंटे एक आदमी यदि 1 दिन 5 दिन 10 दिन काम करना होता है तो 24 घंटे भी करने के लिए तैयार है, लेकिन 365 दिन एक आदमी 24 घंटे काम नहीं कर सकता। तो फिर ऐसा हो कि हॉस्पिटल्स के आगे मतलब शाम को 7 नहीं, या 8 बजे बाद में डोर क्लोज नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डोर क्लोज, बाकायदा स्टाफ रहता है, इमरजेंसी देखता है। इमरजेंसी की सिचुएशन होती है कि डॉक्टर को बुलाना तो बुलाया भी जाता है, लेकिन एक कॉमन पेशेंट जो कि डे टाइम में दिखाया जा सकता है उसके लिए रात के लिए हमने स्टाफ को रख रखा है, जो सीनियर स्टाफ होते हैं उनको रख रखा है, मेडिसिन देते हैं, और इमरजेंसी होती है तो कॉल करके बुलाते हैं और देखते भी है रात को। अच्छा ढलुआ जी, आपका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या डिसीजन क्या रहेगा? हमारा केवल डिसीजन भादरा की जनता को अपनी बात को रखने के लिए बताया है। पूरी IMA, पूरे चिकित्सक समाज वो ये चाहता है कि पूरी भादरा की तहसील की जनता हर बीमारी के कॉम्प्लिकेशन को समझे। हर बीमारी इजी होती है, लेकिन जब वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, और ये कॉम्प्लिकेशन कोई यहाँ इंडिया में नहीं है, अब्रॉड में भी पूरे विश्व में पाए जाते हैं। PPS चीज़ होती है, हेल्प सिंड्रोम जो आपको मैं बता रहा हूँ वो विदेशों में भी होता है, हर जगह होता है, और मैनेज नहीं होता है, बहुत कम संभावनाएं होती हैं, 50% संभावना होती है DIC को मैनेज करने। डॉक्टर साहब, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप कह रहे हो कि हम रात्रि को मरीज देखते हाँ, ही नहीं। रात्रि को मरीज जो होती है इमरजेंसी होती है तो ही देखते हैं। कॉमन मरीज नहीं। क्योंकि फिजिकल एबिलिटी नहीं है वो कि वीडियो हम तो देख सकते हैं। इमरजेंसी का था। इमरजेंसी वो पेशेंट तय नहीं करता, वो स्टाफ या डॉक्टर तय करता है कि ये इमरजेंसी है या नहीं है। एक किसी के सिंपल बुखार आ रही है मरीज के लिए वो इमरजेंसी है, लेकिन वो रियल में इमरजेंसी नहीं होती है, तो वो पेशेंट ने तय कर रखा है कि ये इमरजेंसी है, उससे इमरजेंसी नहीं होती है। इमरजेंसी की व्याख्या डॉक्टर तय करता है या स्टाफ तय करता है, उसके पैरामीटर्स तय करते हैं। आप बता रहे हो 5,000 तक मैडम ने डिलीवरी कराई, लगभग 15,000 डिलीवरी यहाँ पर। उसमें से नॉर्मल डिलीवरी कितनी कराई? वो तो डाटा मेरे पास में एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ये मानो कि आप 70 से 75%, 70 से 75%। सोशल मीडिया पे आप पे ये विशेष रूप से आरोप लग रहा है कि जो कोई मरीज 12 बजे कोई डिलीवरी के लिए भर्ती होता है, उसको सुबह 3 से 4 बजे लगभग औसतन तकरीबन बता रहा हूँ 5-7 केस ऐसे आ जाए, लिखित में भी हमारे पास उन लोगों ने भेज रखा है कि एक सेम रोग बताते हैं कि बच्चे ने पेट के अंदर पोटी कर दिया या कुछ और, ऐसे उस स्थिति में उसको आप बताते हो कि उसको ऑपरेशन करना ही पड़ता है। इस मैं बताऊँ उसका सिजेरियन, हाँ सिजेरियन मैं बताता हूँ सिजेरियन के बारे में क्या है। आपको मैं थोड़ा सा एक
पृष्ठभूमि में ले जाना चाहता हूँ कि जब से सिजेरियन डिलीवरी स्टार्ट की गई है, सिजेरियन से ऑपरेशन जब एक तहसील लेवल पर होने शुरू हुए हैं, मैं बताऊँ तहसील लेवल पर जब से सिजेरियन डिलीवरियाँ शुरू हुई है, यदि पेशेंट ये बोलता है कि जी नॉर्मल डिलीवरी पहले भी तो होती थी, बिल्कुल होती थी, लेकिन जब अपन उसकी हिस्ट्री उठा के देखेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी जो पुरानी लेडीज़ें हैं उनको उठा के पूछेंगे तो वो कहेंगे कि जी हाँ 9 बच्चे लगे थे लेकिन बच्चे 5 ही हैं। वो 4 बच्चे कहाँ गए? वो 4 बच्चे ऐसे ही जाते थे जिसमें कोई मिकोनियम कर देता था, लेट्रिन कर देता था, किसी के ओढ़ का आटा आता था, किसी के क्या होता, कोई ऐसी इस प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस उस समय आती थी और वो बच्चे नहीं रहते थे। आज के सिनेरियो में ये है 1 या 2 बच्चे करते हैं और उनको 100% रिजल्ट चाहिए। तो यदि आपको एक्यूरेसी के साथ में रिजल्ट देने की होती है, हालांकि फिर भी 100% रिजल्ट नहीं मिल सकता है, एक कोशिश की जा सकती है 100% की, इसलिए उनको एडवाइस किया जाता है। यदि वो करवाने के लिए एग्री होते हैं तो करते हैं, यदि वो रेफरल करवाना चाहते हैं तो रेफरल कर देते हैं। डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? इनके पास संबंधित मैडम साहब। हाँ, और मैडम बोलिए। हाँ जी। इन्होंने सिजेरियन के लिए पूछा। सिजेरियन में कभी भी ये नहीं है कि आप सिजेरियन कराओ, सिजेरियन हम एडवाइस देते हैं। मरीज के बारे में आप उसका इलाज आप कर रहे थे। हाँ, उस पेशेंट के परिवार के प्रति मेरी पूरी संवेदना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने बड़ा प्रॉब्लम, उनके लॉस हुआ है, बहुत बड़ा लॉस हुआ है। लेकिन मेरी जो मतलब प्रॉब्लम है वो ये कि मैंने मेरी तरफ से कोई गलती करी हो तो मैं कटघरे में खड़ी हूँ, लेकिन मैंने मेरी तरफ से अगर 100% प्रयास किए हैं और मैंने मेरी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में कमी नहीं छोड़ी, और जब बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन ऐसा सामने आया जिसमें एक बड़ी टीम चाहिए होती है डॉक्टर्स की, और फिर मुझे उसको रेफ़र करना पड़ा, तो मैंने उसको रेफ़र किया है डायग्नोसिस बनते ही कि इसकी डायग्नोसिस बन रही है DIC हेल्प सिंड्रोम की, तो ये यहाँ मैनेज होना मुश्किल हो जाएगी, तब मैंने उसको रेफ़र किया है। और हेल्प सिंड्रोम यूजुअली अगर डिलीवरी से पहले होता है तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा आसान है, लेकिन अगर वो डिलीवरी के 48 आवर्स के अंदर होता है तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ही मुश्किल है। उसमें से रेयरली ही मरीज़ निकल के बाहर आता है, नहीं तो मरीज़ की मोर्टालिटी होती है और मरीज़ की दिक्कत आती है कि मरीज़ बचना मुश्किल हो जाता है। तो उसमें अगर प्रॉब्लम तो तब हो, बाई चांस ब्लीडिंग हो रही है, नहीं संभाला, नहीं देखा गया, या मरीज़ को नहीं देखा गया तो दिक्कत है, तो गलत है। लेकिन उसको बाकायदा सारे वाइटल्स पे मॉनिटरिंग हो रही है, सारी चीज़ों पे मॉनिटरिंग हो रही है, सारी चीज़ें लगभग 24 घंटे के आसपास तक सही चल रही हैं। फिर सडन जब डिटेरियोरेशन होता है तो डॉक्टर को भी डायग्नोसिस बनाने में, जांच करने में समय लगता है कि ये ऐसा क्यों हुआ, उसकी जांचें कराते हैं, ये कराते हैं, ये इंजेक्शन लगा दिया, ये कर दिया। तो उसका उस टाइप का मैनेजमेंट चल रहा था जिस दौरान उसको रेफ़र किया, उस दौरान भी उसका वो मैनेजमेंट चल रहा था, ताकि उसके बार बार वाइटल्स देखे जा रहे थे, उसकी बार बार जो ट्रीटमेंट ज़रूरत का उस समय का लग रहा था कि ये करने से यूरिन आ जाएगा या बढ़ जाएगा, ये करने से पेशेंट और कंफर्टेबल हो जाएगी, वो उसका बाकायदा बार बार किया जा रहा था। फिर जब प्लेटलेट बिल्कुल पता चला कि एकदम लोअर साइड में है और अब ये पूरा DIC जैसा फीचर सामने आ गया है, तब मैंने उसके हस्बैंड को बोला कि बेटा इसका ट्रीटमेंट यहाँ पे पॉसिबल अब नहीं है, आपको बड़े सेंटर की ज़रूरत है, अच्छे ICU की ज़रूरत है, आपको इनको आप एक बार हिसार ज़रूर लेकर जाना चाहिए। तब मैंने उसको रेफ़र किया था। मैंने इस उम्मीद से रेफ़र किया था वहाँ मरीज़ सही हो जाएगी। कभी डॉक्टर इस उम्मीद से भी रेफ़र नहीं करता कि मुझे मरीज़ नहीं मिलेगी अगले दिन, लेकिन ये पीड़ा का विषय है कि वो मरीज़ मेरी दूसरे दिन मुझे पता चला कि नहीं है। लेकिन मेरी पीड़ा कोई नहीं समझ सक रहे हैं कि मुझे कितनी पीड़ा है कि जो लड़की बच्ची जैसे मुझे 9 महीने दिखाई है, जो मेरी परिवार की एक सदस्य जैसी बन जाती हैं, वो आती हैं तो उनकी फेस वो कैसे आ रही हैं, कैसे मैं उनको चेक कर रही हूँ, ये मेरे दिमाग में घूमता रहता है। और आज तक अब जो मैं उसके बाद से मरीज़ देख रही हूँ, मैं उस पीड़ा में देख रही हूँ कि यार वो मरीज़ बच जाती वहाँ पे तो अच्छा रहता। मैं इस पीड़ा में उन मरीजों को देख रही हूँ जो मैं आज देख रही हूँ, और मैं डर के देख रही हूँ। डर के इसलिए देख रही हूँ क्योंकि सोशल मीडिया वाले मुझे ब्लेम कर रहे हैं। वो आप उनका मर्जी है, वो ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन उनको ब्लेम करने से पहले दूसरे लोगों को जिसका नुकसान हुआ, भारी नुकसान हुआ है, वो पीड़ा में है, वो मुझे कुछ भी बोल सकते हैं। मैं एकदम सहर्ष स्वीकार करूँगी क्योंकि उनकी पीड़ा इतनी भारी है कि वो ढकी नहीं जा सकती। लेकिन जिनकी पीड़ा नहीं है और जो फिर भी मेरे विरुद्ध बोले जा रहे हैं, बिना मेरी असलियत जाने, बिना मेरे ट्रीटमेंट को जाने, बिना मेरी बात को जाने, उससे मैं बहुत ज़्यादा आघात में हूँ। मैं मेरी मरीजों के साथ में इतना कोरिलेशन बनाती हूँ
कि मैं उन लोगों को बच्चों की तरह ट्रीट करती हूँ। अब मैं उस एज में आ गई कि जो लड़कियाँ यंग हैं वो मैं बच्चों की तरह उनको ट्रीट कर रही हूँ, और बाकायदा मुझे जितना समझ मेरा नॉलेज का है मैं सारी लगाकर उनका काम करती हूँ। और इमरजेंसी की बात आप लोग पूछ रहे थे, जीवन ज्योति हॉस्पिटल में नहीं है, मेरे फैकल्टी में मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ। 24 घंटे मेरे स्टाफ के एक फ़ोन पे मैं नीचे आती हूँ। मरीज़ की ज़रूरत है, अगर मैं 1 मिनट पहले ऊपर गई हूँ मैं दूसरे मिनट पे नीचे आती हूँ। कभी भी मना नहीं किया किसी मरीज़ को कि मैं नहीं देखूँगी। मरीजों को बाकायदा देखा है और 15 साल तक आराम से देखा है, बहुत ही मन से देखा है। जितनी मेरी शक्ति थी, सामर्थ्य था दिमाग से, वो मैंने सारा हमेशा यूज़ किया है कि किसी मरीज़ को मेरे से भला मिले, अच्छा से अच्छा मिले। आपके हॉस्पिटल की तो पहली घटना ही ये इस टाइप के हेल्प सिंड्रोम में फर्स्ट है मेरे पास में। 15,000 डिलीवरी में ये हेल्प सिंड्रोम आया ही फर्स्ट बार है, और इसी वजह से इसकी डायग्नोसिस बनने में जो भाई आप लोग पूछ रहे थे 2-3 घंटे का समय जो लगा है, वो डायग्नोसिस बनने में इसलिए लगा क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन रेयर है, कॉमन है ही नहीं बिल्कुल। जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन नहीं है उसके बारे में तुरंत से सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसमें समय ले जाता है डायग्नोसिस। नहीं, मरीज वहाँ जो आपने रेफर करने के बाद में अगले हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था? हाँ, भर्ती हो गया था। मेरे पास से मरीज बिल्कुल बोलता हुआ, होशो हवास में फुल, बीपी, पल्स, बिना ऑक्सीजन के मरीज को मैंने रेफर देने के बावजूद उसको भेजना उचित लगा, क्योंकि उसके रिपोर्ट ऐसा बोल रही थी कि कुछ गड़बड़ी है, और जो कि हेल्प सिंड्रोम की तरफ इंडिकेट कर रही थी। इस वजह से मैंने उसको रेफ़र किया। फिर वहाँ पे वो लोग रेफ़र करने के बाद शायद वो इवनिंग तक, रात तक, लेट रात तक शायद उसका एक्सपायरी हुआ है। एक आरोप और है मैडम आपके हॉस्पिटल पर कि आप मोस्टली मरीजों को दवाइयों के लिए और अल्ट्रासाउंड के लिए फोर्स करते हैं। अगर आपने जिस व्यक्ति के लिए अल्ट्रासाउंड लिखा कि वहाँ से करवाना है, अगर मरीज दूसरी जगह से करवा के लाता है तो आप देखते नहीं है, दवाई भी अंदर से खरीदने। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं ये वाली बात आप, क्योंकि किसी मरीज़ ने मेरे लिए ये बोला होगा, लेकिन मैं अल्ट्रासाउंड सेंटर्स आपकी मर्जी के हिसाब से आप करा कर आओ ये बोलती हूँ। ये प्राइवेट हॉस्पिटलों में तो विशेष तौर से हमारे पास शिकायत आती है कि वो अंदर हॉस्पिटल के अंदर ही जो मेडिकल की दुकान रखती है। आपकी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें भी एक वो कहते हैं कि आप बाहर से लोगे तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। नहीं, दवाई बदल के दे देंगे तो वो बदली हुई दवाई नहीं चलेगी, जो सेम दवाइयाँ हैं वो तो चलती हैं। देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ, क्योंकि एक पत्रकार का जो रोल होता है समाज में बहुत बड़ा रोल है। अब मैं 50 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप करीब जानते होंगे मेरे को। समय बदल गया है। अब डॉक्टर साहब की भी मैंने बात सुनी, आपके भी क्वेश्चन सुने। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया भी कॉम्प्लिकेशन, पेशेंट नहीं जानता कॉम्प्लिकेशन क्या होती है क्या नहीं। कोई भी डॉक्टर जो है वो अपने पेशेंट का बुरा नहीं चाहता, मैं तो ये जानते हो, आप लोग भी जानते हो। मेरे को अच्छी तरह याद है तो यहाँ कोई स्पेशलिस्ट सुपर कुछ नहीं था, मैं ही था अकेला। मैंने डिलीवरी भी बहुत करवाई है। मतलब ये है भी किसी तरह से भी पेशेंट मतलब बीमार को फ़ायदा होगा, कोई दिक्कत ना हो। उस टाइम अगर कोई दिक्कत हो भी जाती थी ना उस टाइम, तो बड़ा दुख होता था। तो पेशेंट के साथ तो होता था, वो कहते डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि आपने मेहनत की, आपने कोशिश की, पर जो होना था हो गया, हमारी किस्मत ऐसी। आज वो ज़माना बदल गया। आज थोड़ी सी भी कोई बात होती है मैं खुद डरता हूँ। अगर कोई सीरियस पेशेंट आ गया और उसके मैंने इमरजेंसी में कोई इंजेक्शन लगा दिया, बायदे में उसकी डेथ हो जाती है, तो मैं तो गया वो सीधा डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, लगाते हुए खत्म हो गया। समय बदल गया है, समय के हिसाब से इससे नुकसान जो है वो पेशेंट्स को हो रहा है। लोगों की सोच बदल गई, जो नए लड़के हैं, नए उनकी सोच उग्र हैं, वो सोचते नहीं इस बात को। एक डॉक्टर कोई भी आप देखो 24 घंटे काम करता है वो। और आपने कभी सुना है किसी डॉक्टर को किसी पेशेंट का बुरा था हो? हाँ, गलती हो सकती है, मैं नहीं कहता नहीं होती, गलती हर चीज़ से होती है, किससे नहीं होती गलती, नेग्लिजेंस होती है। फिर एटीट्यूड जो है ना आपका समाज का डॉक्टर के प्रति हमेशा अच्छा रहेगा, तभी आपस में तालमेल और पेशेंट को अच्छी सुविधा मिल पाएगी। मेरा तो यही कहना है। डॉक्टर साहब, कुछ समय पहले या कुछ वर्षों की पहले की बात करें जी, तो सारी लगभग नॉर्मल डिलीवरी सी होती थी, और आजकल अधिकांश सिजेरियन होती है। क्या इसका व्यवसायीकरण सारी हो गया? इसका कारण मैं बताता हूँ आपको, जहाँ तक मैं समझता हूँ। मैं जब यहाँ बता रहा हूँ जब कोई नहीं था गायनेकोलॉजिस्ट, डिलीवरी मेरे से पहले दाइयाँ करवाती थी, आपको सबको पता है। मेरे को बुलाते थे पहले, क्या कहते थे अभी डॉक्टर को बुलाओ, मैं जाता था, मेरे को डॉक्टर साहब बैठ जाओ आप। हम जब गए तो आप टीका लगा दें, आपने भी सुना होगा ये।
मैंने सोचा ये क्या था, क्रिटिकल लगा तो बिना देखे भी बच्चेदानी का मुंह खुला है या नहीं खुला है ऐसे ठीक। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं लगाता टीका। यहाँ दाइयों के नाम जानता हूँ, 10 दाइयाँ थी वो, सबको मैंने कह दिया भी मेरे को मत बुलाया करो, मेरे को बुलाओगे तो मैं पहले पेशेंट को देखूंगा, नीचे से देखूंगा, उसको जहाँ देखूंगा मैं उसका मुंह खुला है कि नहीं बच्चेदानी का। बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला है, मैं इंजेक्शन लगा दूंगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, फट जाएगा। वो रिवाज मैंने बदला, पर दुख पाते थे उस टाइम, परेशानी भी होती थी। हालांकि डिलीवरी से हो जाया करती थी, पर कारण आप पूछ रहे हो ना, कारण ये आजकल की औरतें जिनकी डिलीवरी होती है, बच्चियाँ, वो पहले वाली जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। लोगों का एटीट्यूड बदल गया, अभी दुख नहीं पाना, बिल्कुल पेन सहन नहीं करना, हमें दर्द नहीं होना चाहिए डॉक्टर साहब। सबसे बड़ा कारण यही है। बाकी आराम से नॉर्मल डिलीवरी काफ़ी हो सकती हैं अगर पेशेंट चाहे तो। बहुत से मामले, डॉक्टर साहब ये सवाल मैंने इसलिए किया है, वो आम पब्लिक जानना चाहती है। बहुत से मामले ऐसे आते हैं कि उस अस्पताल से जहाँ बोल दिया गया कि सीजरियन होगा, फिर वो पेशेंट जो है अपने उस पेशेंट को दूसरे अस्पताल में लेके जाता है और वहाँ नॉर्मल डिलीवरी होती है कि यहाँ सीजरियन का कोई सवाल ही नहीं है, तब ये सवाल होता है डॉक्टर साहब। नहीं, ये आपकी बात कुछ हद तक सही है, पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक तो केस जैसे मैंने खुद रेफर किए, मान लो बीन कोई सार ले जाओ, सिरसा ले जाओ, जैसे गाड़ी में चले, वो हिलने से वो क्या कॉन्ट्रैक्शन शुरू है, बोल डिलीवरी थोड़ी सी दूर जाके होगी, बोल साहब वहाँ पूछते नहीं, हम तो डिलीवरी यहाँ पास में होगी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो ये सबसे बड़ा कारण है। आप मान लो आप यहाँ से मैं भेजता हूँ डॉक्टर साहब के पास, रास्ते में मान लो जाते हैं, तो अगर उसका मुंह खुल जाता है, बच्चा जन का डिलीवरी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। इनके यहाँ है तो इनको दिखा भी मुँह खुला नहीं है, बच्चा जन का कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो मैं डॉक्टर साहब के पास रेफर कर दूँ। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। मेन चीज़ जो मैंने बताई आपको, औरतें जो डिलीवरी अब होती हैं जिन औरतों के, वो पहले वाले जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनका एटीट्यूड बदल गया है, वो पेन सहन नहीं करना चाहती, जल्दी से जल्दी डिलीवरी चाहती है, इवन डेट और टाइम बताती है हमारे इस डेट और इस टाइम पे बच्चा जो है पैदा होना चाहिए। आपने ये भी सुना होगा। आपने जैसे एक सवाल पूछा बहुत ही अच्छा सा भी डॉक्टर नंदलाल जी से कि डॉक्टर साहब 10-15 वर्ष पूर्व बाजार में नॉर्मल डिलीवरी बहुत ज़्यादा होती थी, अब सीजरियन में लगे। 15 से 20 वर्ष पूर्व मेरे हिसाब से कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट सीजरियन वाला डॉक्टर बाजार में नहीं था। जो नॉर्मल डिलीवरी होनी थी वो सरकारी हॉस्पिटल में या जो नॉर्मल करवा सकते थे वो करवाते थे, उसके अलावा सीजरियन वाले उनको सिरसा या हिसार भेजा जाता था। ऑब्वियसली बाजार में नॉर्मल डिलीवरी होगी, जैसे जैसे स्पेशलिस्ट बढ़ेगी। अब जैसे आपको वही बात है, आज डॉक्टर साहब पथरी का ऑपरेशन करते हैं, पेट से पथरी का ऑपरेशन करते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि पहले तो पथरी पानी पी के निकल जाया करती थी, लेकिन आजकल बाजार में पथरी के ऑपरेशन बढ़ने लगे। मतलब बाजार में स्पेशलिस्ट आ गए उस चीज़ के लिए आज आपको हिसार या दुर्गावी क्षेत्र में जाना पड़ता है। कुछ लोग बोलेंगे पहले तो गोडे दवाई ठीक हो जाते थे, लेकिन अब तो बाजार में आते ही बदल देते हैं, क्योंकि बदलने के वहाँ पर डॉक्टर पहुँच चुके हैं। तो जिस हिसाब से सुविधाएँ बढ़ेंगी उस हिसाब से वो चीज़ें, बच्चा अगर लैट्रिन कर देता है, उसके अगर अवन लाल काटना है, तो उस चीज़ों का ऑपरेशन आज बाजार में पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास 4 से 5 अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद है। तो ये वही वाली बात है, कल को और अपने पास स्पेशलिटी आएंगे, वार्ड के डॉक्टर आएंगे, बड़े बड़े डॉक्टर आएंगे, तो वो चीज़ें भी बाजार में होने लग जाएंगी। तो अपन थोड़ी ना बोलेंगे कि भाई ये चीज़ें पहले बाजार में होती नहीं थी, लेकिन डॉक्टर आने की वजह से बढ़ गई। ये वैसी बात है। 15-20 वर्ष पूर्व आपको पता है सीजरियन, आज आप बोलिए कि सरकारी हॉस्पिटल बाजार में नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो नॉर्मल हो रही क्यों, वहाँ सीजरियन नहीं हो रहा। आप आज बाजार में सरकारी हॉस्पिटल में सीजरियन ऑपरेशन होने लगता है, कल आप लोग ये बोलने लगेंगे कि इसी सरकारी हॉस्पिटल में पहले नॉर्मल डिलीवरी होती थी, आज देखिए सीजरियन ऑपरेशन कितने बढ़ने लग गए, क्योंकि भैया वहाँ स्पेशलिस्ट आ गए। नहीं डॉक्टर साहब एक बात तो मानेंगे, रिस्क कवर थोड़ा सा इसमें कम ज़्यादा हो सकता है। डॉक्टर साहब आजकल रिस्क नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर साहब आप क्या करते हैं? हमारे घरों में सीजन हुआ, हमारे घरों में ऐसी डेट अगर गलत होता तो हमारे घरों में होता क्या है? ये आज जितने बैठे ना 90% के सीजरियन मेरी मीडिया से शादी हो गया, मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ। मैडम को बोलिए। हाँ मैडम खुद गायनेकोलॉजिस्ट है, मेरी वाइफ डॉक्टर ज्योति खुद गायनेकोलॉजिस्ट, इनका भी सीजरियन ऑपरेशन करवाया है हमने। सर एक मिनट, प्राइवेट सेटअप का एक रियलिटी में आपको बताती हूँ, जैसे कि एक प्राइवेट सेटअप की रियलिटी में आपको बताती हूँ। जब तक हमारे पास पेशेंट आता है तो 2 या 3 दिन की ट्रायल लेके आता है, या तो सरकारी में या तो कोई CHC PHC में, और जब तक हमारे पास आता है वो एक ऑलरेडी फीटल डिस्ट्रेस में 80% ऑपरेट जो होते होंगे वो ज़्यादातर फीटल डिस्ट्रेस
नहीं। अगर वो दिन के 2 बजे आ रहा है तो दिन के 2 बजे शुरू हो रहा है, उसका ट्रीटमेंट जैसे ही वो आता है उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। मैं यहाँ पर खुद 7 साल से हूँ, विवेकानंद नेपाल संस्कृति कर्मा हॉस्पिटल में 1 साल से हूँ। मैं आपको ये लिख के दे सकती हूँ कि सारे डॉक्टर इसी तरीके से पैशन से ये काम फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर एक लाइफ की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, हमारे ऊपर दोनों लाइफ की जिम्मेदारी है। और आज के डेट में हम दोनों के साथ रिस्क नहीं ले सकते। 10 साल पहले बच्चे के साथ रिस्क ले सकते थे, माँ के साथ तो कभी भी गायनेकोलॉजिस्ट ने रिस्क नहीं है, कभी भी नहीं, क्योंकि बच्चा हमारे लिए हमेशा प्रायोरिटी है। पर आज के सिनेरियो में हम बच्चे के साथ भी रिस्क लेने से घबराते हैं, इसीलिए शायद ऑपरेशन रेट ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हमारे पास रेफरल पेशेंट ही रिस्क वाला आता है। 90% हमारे इंडिकेशन से फिल्टर डिस्कस होते हैं, और उस समय हम समय रहते बच्चे को बचाते हैं, माँ को भी बचाते हैं, बच्चे को बचाते हैं। तो हम मजबूरी में ऑपरेशन करते हैं सर, और हम तो यहाँ तक उनको कहते हैं कि आपके नॉर्मल के प्राइस ले लेंगे, आप करवा लो, बच्चे के लिए करवा लो, पैसे बाद में दे देना, क्योंकि हम फिक्स सैलरी पे हैं। बहुत सारे डॉक्टर फिक्स सैलरी पे हैं, हमें तनख्वाह उतनी मिलेगी, अगर लेकिन बच्चा सही होगा तो मिठाई खाने को मिलेगी, दवाई मिलेगी। और शायद सोशल मीडिया में ये आरोप लग रहा है कि पैसे लेने के लिए उसको और ज़्यादा टाइम दे बहुत गलत है सर, आपको कुछ नहीं लिखा, नॉर्मल डिलीवरी में ज़्यादा जो रहता है, कट प्रोसीजर में ज़्यादा जो रहता है, पैसे तो नॉर्मल में देते हैं 8-10 हज़ार, उसमें कितने देगा, उसका तो उस पर एक्सपेंड ही हो जाएगा। नॉर्मल में कुछ लगना ही नहीं साहब, क्या नहीं, आप लोग आना जोड़ पुराने देगा बच्चा लेडीज है ना, जिनकी क्या नॉर्मल डिलीवरी हुई है, जो आज की दादी माँ उनको मेरे टाइम की है, उनसे पूछना उनके कॉम्प्लिकेशन अभी भी है, उनके बच्चेदानी और लैट्रिन का रास्ता एक है, किसी का पेशाब लगातार निकलता रहता है, ये कॉम्प्लिकेशन नॉर्मल डिलीवरी की है। और आजकल क्योंकि बच्चे का वेट देख लेते हैं, हाइट देख लेते क्या साइज है, पेपर इसलिए मेरे करा कि वो बजाय से बाहर निकलेगा तो बच्चा डिस्ट्रेस में कितना जाएगा, उसकी बजाय ना वो कितनी फट जाएगी, और क्या आगे क्या हालत होगी, कई बार उस वजह से बहदरा की जनता को ये जो सोशल मीडिया पे चला है, प्रेस के लिए भी जनता के लिए भी क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि हम कोई पेशेंट का बुरा नहीं करना चाहते। हमें जितना ज्ञान है, जितना हमने अर्जित किया है, हम वो पेशेंट को बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। और एक सबसे बड़ी बात ये कि डॉक्टर को भी भगवान मत समझो, डॉक्टर एक इंसान होता है, भगवान वही चीज़ होता है जो दिखाई नहीं देता, जो दिख गया वो कभी भगवान नहीं होता। डॉक्टर को भगवान मानना ही एक बहुत बड़ी दिक्कत है। डॉक्टर कभी भी भगवान नहीं होता, डॉक्टर आपके बीच में से आया हुआ, थोड़ा उसको नॉलेज आता है, वो उस चीज़ का स्पेशलिस्ट है, वो एक है इंसान ही, उसको सब कुछ वही चाहिए जो आपको चाहिए। तो आप उससे इतनी ज़्यादा उम्मीद मत करो कि ये भगवान है, आपकी दवाई लगती है, सब नॉलेज के हिसाब से होता है। सारी आजकल आप कहते हो कि डॉक्टर जांच बहुत करवाता है, डॉक्टर जांच नहीं करवाई, किस लिए करवाई? ये आजकल जो मतलब विवाद बढ़ रहे हैं, तो डॉक्टर अपनी सेफ्टी के लिए करवाता है, इसके कोई और दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। सारे इसीलिए करवाते हैं कि मतलब इसके कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो जाए, ये पेशेंट बिल्कुल फिट है, इसीलिए सारी जांचें हो रही है। और मरीज भी चाहता है, मरीज आता है उसके छाती में दर्द होता है, वो कहता है मेरी जांच कराओ डॉक्टर साहब, मेरी ये कराओ, मेरा इको कराओ, ये कराओ। हम कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि 1000 में से किसी एक को दिक्कत हो जाए तो वो हमें क्या कहेगा, वो डॉक्टर को पता ही नहीं लगा। और यदि 1000 की 1000 जाँच लिख दी तो सारे बोलेंगे डॉक्टर ने बहुत जाँच करवा ली। तो ये चीज़ें तो हर फील्ड के अंदर ऐसा हो रहा है। पहले आदमी कितना पैदल घूमता था, आजकल कोई पैदल घूमता है। तो ऐसे ही सबको फैसिलिटी चाहिए, सारी चीज़ें इसी वजह से हो रही है सब कुछ। तो डॉक्टर को एक भगवान मानना बंद करो। डॉक्टर आपके बीच में से उठा हुआ इंसान है, कोई अपनी एबिलिटी से कितनी मेहनत करता है, कोई कितनी मेहनत करता है। जो जितना ज़्यादा काम करेगा, जो जितनी ज़्यादा इमरजेंसी लेगा, उसकी उतनी ही रिस्क होने की संभावना है। यदि कोई पेशेंट नॉर्मली डिलीवरी करा रहा है, वो सीजेरियन ले ही नहीं रहा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आती है, उसको रेफर कर रहा है, तो उसके प्रॉब्लम आने की संभावना कम होगी। जो जितनी ज़्यादा इमरजेंसी, जितनी सीरियस मरीज लेगा, उसके साथ उतनी ही अनहोनी होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। अब मेरे पास हार्ट का पेशेंट आया, मैंने उसको इसीलिए देख दिया, यार तू जल्दी जा, तू पहुँच, वो रास्ते में एक्सपायर हो गया, उसमें भी मेरी गलती है, मैंने उसको मैनेज नहीं किया। और यदि उसको मैंने यहाँ पे रख लिया, मेरे पास एक्सपायर हो गया, तो बोले आपने रेफर क्यों नहीं किया? हम तो हमारे बेस्ट करते हैं ना, हमें पता है कि इसकी ये दिक्कत आने वाली है, पर सब कुछ सारा 100% तो कुछ होता ही नहीं है। यहाँ मैथमेटिक्स का वो बता रहे थे कि 2 + 2 4 होता ही नहीं है। यहाँ 0 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। तो डॉक्टर को एक तो भगवान मानना बंद मत करो। डॉक्टर अपनी एबिलिटी से एक मजदूर की तरह मेहनत करके अपने ज्ञान से ही पेशेंट को ठीक करता है। ठीक, धन्यवाद। अभी जी स्वामी जी, आप अध्यक्ष हैं, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप मेडिकल से कमीशन लेते हैं, हम ऐसे नहीं कहते आप उस मेडिकल, आप ये बताओ कौन सी मेडिकल वाला कमीशन देता है? यहाँ पे आप पूछो, अभी कॉल लगा के पूछो कि वो मेडिकल वाला इस डॉक्टर को कमीशन देता है, आपका कोई दोनों में
कोई एक सिंगल मेडिकल वाला नहीं वो एक सिंगल मेडिकल वाले को कहते हैं डॉक्टर बनते हैं, कोई सिंगल मेडिकल वाले को अभी कॉल डॉक्टर छोड़ देंगे सर, सारे डॉक्टर छोड़ देंगे और मतलब सारे ये कोई नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? स्वामी आप बोलिए। आप अध्यक्ष है ना ऐसे? हाँ जी, आप बताइए। पत्रकारिता है तो निष्पक्ष ईमानदारी से सच्चाई भी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब एक मिनट, आप ये कह रहे हो कि सच्चाई पर होना चाहिए पत्रकार सवाल कब उठाते हैं? जब हमारे पास कमेंट, जनता कमेंट करती है ना, हमारे पास मैसेज भेजती है गवर्नमेंट, हम उनकी बात को आगे लेके जाएंगे। आप बागबानी में हमारे पर प्रश्न उठा रहे हो कि आप पत्रकारिता निष्पक्ष, यानी कि हमारी पत्रकारिता, जब हमारे पास जनता हमारे पास कमेंट भेजती है ना, या हमारे को पर्सनल मैसेज भेजती है कि अभी वहाँ पर इस हॉस्पिटल में ये हो रहा है, तब हम आप इस सोशल मीडिया पर डाला जाता है। मेरा कहने का मतलब ये आप वर्जन लिया नहीं डॉक्टर का, किसी का भी, दोनों पक्षों में किसी का, अगर वो झूठ है तो फिर वो गलत है। नहीं, डॉक्टर साहब ने हमारे को बुलाया नहीं, बेटा इतना साल मेरा चला रहा आपको इनका चला रहा, आज इनके चल रही है, इनकी नाम आ रहे हैं, आप किसी डॉक्टर का चला रहे नहीं, इतने साल कभी, इतने साल डॉक्टर साहब भाभी जी, जो काम करेगा उसमें गलती होगी गलती होगी, वो लिख देगा अपना। भाभी जी एक बात बताओ, इतने साल हो गए आपको यहाँ पर, किसी मीडिया वाले ने आपके खिलाफ कभी लिखा? बिल्कुल कभी नहीं लिखा। तो ये सिर्फ रीनवा जी के खिलाफ क्यों चला? मीडिया है नहीं, मैं सुरेश जी आप बताइए, आपके खिलाफ कभी लिखा किसी ने? किसी डॉक्टर हमारे को बताइए कि किसी के खिलाफ हमने लिखा? सिर्फ एक रीनवा जी के खिलाफ ये 2-3 दिन से चल रहा है। ज्यादा मैसेज आए, गुलशन के पास ज्यादा मैसेज आए, उन्होंने लिख दिया। निष्पक्ष पत्रिका भादरा में जब पत्रकार है कि दोनों पक्षों की बात रखी जाए, संतुलन बनाया जाए उसमें। वो सिस्टम दे देता है, दोनों पक्ष होता है, दोनों पक्ष होती है। जब पत्रकारों के पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है कि मैं रात में नहीं देखता, उसके बाद में क्या रह गया? दूसरा वर्जन किसका लें? दूसरा वर्जन? एक मरीज आपके पास भी जाते हैं भाभी जी, रह क्या गया? आप रात्रि को उठते नहीं हो क्या? जब हम कहते हैं अभी कोई हार्ट पेशेंट है, किसी का हार्ट अटैक आ गया, तो आप उठते नहीं हो गया? रीनवा जी के पास कोई मैसेज फोन गया कि भी आप? मैं ये कह रहा हूँ, मेरी फिजिकल एबिलिटी अब इतनी नहीं रही कि मैं 24 घंटे पेशेंट देख सकता हूँ। मेरी शारीरिक क्षमता इतनी नहीं रही है कि मैं 24 घंटे पेशेंट देख सकता हूँ। मैं खुद कह रहा हूँ, मेरी इतनी क्षमता नहीं है शरीर की। मैंने यहाँ पे लगभग 20 साल से ऊपर सर्विस दे दी है, और 20 साल में भी मैंने कम से कम भी ये मानो आप 18 साल तक 24 घंटे की सर्विस दी है, लेकिन अब क्षमता इतनी नहीं रही है। रीनवा जी आप विवेकानंद में थे, कितने वर्ष आपने वहाँ 9 साल रहा था मैं वहाँ पे। किसी मीडिया वाले ने आपके खिलाफ लिखा? मीडिया ने नहीं लिखा, मैं आपका उसका जवाब दे रहा हूँ कि आप रात को नहीं देखते। मैं खुद स्वीकार कर रहा हूँ, मेरी शारीरिक क्षमता इतनी नहीं है कि मैं 24 घंटे देख सकता हूँ। आप तकरीबन 350 ओपीडी डेली देखते हैं? नहीं, ये गलत बात है। 350 नहीं देखी जाती, मेरी ओपीडी 150 से 200 के बीच में रहती है। 150-200 देखते हैं, और डॉक्टर सारे सीजरियन 6-7 है और है, तो इनकी अकेलों की 150 शिकायत एक दिन में आती है। कुछ सुधार क्या हो सकता है? ये भी इनको स्वीकार करना चाहिए कि हम लोग सुधार करेंगे स्टाफ में। ये सिर्फ अपने आप को हर आदमी में सेचुरेशन आते हैं, हर आदमी की एबिलिटी होती है। मैं थोड़ा यंग, ये थोड़े ओल्ड है, इनका काम करने का एक सेचुरेशन होता है हर आदमी का। आप जैसे आज पत्रकारिता कर रहे हो, तो आप एक एज के बाद में आप भी भागना बंद कर दोगे, तो हर आदमी की एक लिमिटेशन होती है। तो इसी वजह से ये इन्होंने काम कम कर दिया। हो सकता है मेरा धीरे धीरे काम करना बंद हो जाए, फिर नए लोग आएंगे, वो काम करेंगे। शिकायत व्यवहार की, शिकायत स्टाफ की, इन लोगों के लिए इनको थोड़ा स्वीकार करके सर्जिकल, जो सर्जिकल होती है, सर्जिकल ब्रांच होती है, उसमें कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। मैं फिजिशियन हूँ, मेरे पास खांसी जुकाम का आता है, 2 दिन में ठीक नहीं होगा, 4 दिन में होगा, पता है वायरल 10 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। इधर उधर दूसरे डॉक्टर की ले लेगा, मेरे पास आने की संभावना कम होती है। सर्जिकल में कॉम्प्लिकेशन हर दूसरे मरीज के कॉम्प्लिकेशन होता है, तो इसलिए इनकी शिकायतें ज़्यादा है। और यदि मैं सीरियस केस हुआ तो मेरी शिकायतें भी आएगी। यदि मैं केवल खांसी जुकाम सीरियस मरीज हुआ तो मेरी कोई शिकायत नहीं आएगी। काम करेगा तो शिकायत आई, काम मत करो कोई शिकायत नहीं आएगी। बोलिए स्वामी जी। हाँ स्वामी जी, आप अपनी बात रखिए। अध्यक्ष के नाते आप बताइए। अध्यक्ष के नाते मैं सर से बता देता हूँ कि हम जैसे ये IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये बहुत बड़ी एसोसिएशन है, इंडियन लेवल की एसोसिएशन है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड, सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड आदमी है। इसमें हमारे हेडक्वार्टर दिल्ली में, फिर राजस्थान की ब्रांच है। इसके अंदर राजस्थान में भी तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ब्रांच है। ये बहुत बड़ी एसोसिएशन है। इसके अंदर RTS आया था, उसमें भी देखा था, हमने आंदोलन किया था, तो सारा इसके बैनर के अंदर होता है। हर डॉक्टर
जो मिनिमम MBBS क्वालिफाइड है वो उस बैनर मतलब इसका सदस्य है। तो हम इसी बैनर के नीचे इकट्ठे हुए, ये हमारी एसोसिएशन है, ये कोई भी डॉक्टर अकेला नहीं है, सब हम मिलजुल के काम करते हैं। यदि मेरे को भी समझ नहीं आ रहा तो मेरे साथी निखिल है, मैं उसके पास भी पेशेंट रेफर करता हूँ कि यार मैंने 4 बार देखी है, पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, तो इसको ठीक, वो मेरे पास रेफर करते हैं। ऐसा कोई कुछ नहीं है। तो हम एक जनता की सेवा करना चाहते हैं और हमारा एक एसोसिएशन है, हम इसी एसोसिएशन के नीचे इकट्ठे हुए हैं, हम हमारे साथी को सपोर्ट करते हैं। तो सर आपकी यूनियन है और आप बता रहे सारे डॉक्टर साथी हैं, इतनी बड़ी संस्थान है, तो भादरा में सर बहुत सारे इस प्रकार के हॉस्पिटल हैं जो कि 12वीं पास कोई व्यक्ति करके हॉस्पिटल चला रहा है। आप लोग मरीज देखते हैं, वेल क्वालिफाइड है, अच्छी आपने शिक्षा प्राप्त किया, प्रैक्टिस की है, वो लोग ऐसे लोग हैं जो कि 12वीं पास है, वो जो इमरजेंसी में देख रहे हैं, उनकी ठीक बात है आपकी, ठीक बात है, पर वो किसी के नाम से चला रहे हैं। वहाँ पे वो डॉक्टर विजिट पे आते हैं, अपने ये तो अपने कानून तो नहीं बना सकते कि विजिट वाला हॉस्पिटल नहीं खोल सकेगा, ये तो सरकार का काम है। अब यदि उनके पास विजिट पे डॉक्टर आ रहे हैं, बाकी टाइम उनका कंपाउंडर बैठे हैं, वो आए बोलिए दवाई चेंज कर दो, तो हम उसको बंद थोड़ी करवा सकते हैं। ये तो अपने, ये प्रशासन का काम है या फिर सरकार का काम है, अपने थोड़ी बंद करवा सकते हैं। वो तो जनता में अवेयरनेस आएगी, जनता में अवेयरनेस आएगी तो जनता अपने आप जागरूक होगी तो अपने आप आएगी। और कोई डॉक्टर साहब कहना चाहते हैं? तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप सबको कि मैंने पहले भी कहा कि गलती हर इंसान से होती है। आप लोग जैसे कहते हैं कि आपका फ़र्ज़ है जनता की आवाज़ को उठाना, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको जब कभी भी किसी भी हमारे साथी से कोई शिकायत हो, प्लीज़ पहले कन्फर्म कीजिए, उसके बाद ही आपको जो एक्शन लेना हो, लिखना हो, छापना हो, कुछ कहना हो कीजिएगा। मैं तो यही कहना चाहता हूँ जिससे क्या है कि पेशेंट्स का भी फ़ायदा हो और हम लोग भी जो है अपने फ्री माइंड से काम कर सकें। टेंशन में, प्रेशर में काम करना जो है बहुत मुश्किल है, तो बस ज़्यादा इस बात को नहीं फैलाते। मेन चीज़ यही है, आपके पास अगर कंप्लेंट आती है तो प्लीज़ कन्फर्म विद कंसर्न पर्सन। मैं ये डॉक्टर साहब आप कहेंगे कुछ? थैंक यू।